सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हाटा में मुझे आने का मौका मिला, दूसरी बार इस मैदान में आप लोगों के साथ आपका आशीर्वाद लेने का मौका मिला। कुछ साल पहले भी मैं यहाँ पर आया था और आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। आज फिर से यहाँ पर आए हैं, जो हमारे यहाँ स्थानीय देवता साहब है, उनका आशीर्वाद भी लिया है। और मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मैं जानता हूँ बहुत लंबे समय से आप लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं ने शाम का घर का काम भी करना होता है और वापस अपने अपने घर जाना है, इसलिए मैं ज्यादा बात ना कहते हुए आप सबसे, जैसा मैंने कहा कि थोड़ा आने में विलंब हुआ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। हमारे बीच में श्री चेतराम ठाकुर जी, श्री विजय जी, महेंद्र जी और हमारे पूर्व विधायक अजय बहादुर जी जो नाहन से हमारे बीच में आए हैं, रमेश चौहान जी और हमारे महेंद्र जी, अभी इनके बड़े दमदार इनके भाषण इन्होंने यहाँ पे दिया और माहौल को गर्म करके रखा हुआ था, तो मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो यहाँ की हकीकत है उसके बारे में इन्होंने अच्छी जानकारी दी। ऐसा नहीं है, पहाड़ तो पूरे हिमाचल में है, जो हमारे इलाके हैं वो भी ऐसे ही है, मगर जिस तरीके से यहाँ सड़कें बनी हुई है, अगर आदमी उन सड़कों पे नीचे उतरता है तो कफन पहन के उतरता है कि पता नहीं नीचे पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। ऐसे काम किया हुआ है सड़कों का। चलो अच्छी बात है, सड़कें बननी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर जो उसका ग्रेडियंट है सड़कों का, एक लेवल होता है, उस एक स्टैंडर्ड क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, कम से कम उनको तो मीट करना चाहिए। बस मशीन लगाई, रातों रात जो है आपने सड़कें बनवा दी और उसमें कोई क्वालिटी चेक नहीं है। इस तरीके से तो कोई भी काम सही नहीं है, डेंजरस है। कल को कोई बरसात का मौसम है, आपके उसमें एकदम लाशा आ जाता है, डंगे आ जाते हैं, तो उसकी कटिंग हुई है, यहाँ पे आपकी कैंचियां हैं, जिस तरीके से मोड़ होने चाहिए, जितने डायमीटर का मोड़ होना चाहिए वो नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये सड़कें पास कैसे हो गई हैं। ठेकेदारों को फायदा देने के लिए ये काम किए गए हुए हैं, ठेकेदारों की लॉबी है, मगर ये सही चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम विकास के खिलाफ है, हम भी चाहते हैं कि विकास हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर विकास के नाम पर इस तरीके से जो ये एक लूट मची हुई है, ये ठीक नहीं है। इसका मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहाड़ी इलाके यही है, सारे में पूरा हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है, मगर इस तरीके की सड़कें, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मैंने आज तक नहीं देखी। ये यही सिराज में ही आपको मुझे देखने को मिली है, मगर फिर भी हम इनको आने वाले समय में इसका जो ग्रेडियंट्स है, खास करके जो इनकी कैंचियां हैं, कई जगहों पे तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस लगा। कई जगहों पे तो ऐसा है कि गाड़ी जब मुड़ रही थी तो पता नहीं कि खाई से नीचे ना चली जाए, ऐसे हाल थे। तो ये बात मैं आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि हमें चिंता है इस बात की। जब आपने तो दिन रात इन सड़कों के ऊपर नीचे जाना है, दौरे करने हैं, तो खास करके बरसातों के मौसम में बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता होती है ऐसी चीजों की। तो इसके लिए हम कार्य करेंगे आने वाले समय में, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि इसमें से कुछ शायद पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, कुछ पंचायतों की सड़कें हैं, तो कैसे उनका कार्य आने वाले समय में पूरा होना है, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। बाकी आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस बारी कांग्रेस पार्टी ने मुझे आपका उम्मीदवार जो है वो संसदीय क्षेत्र के लिए बनाया है और मैं आपको ये विश्वास दिलाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अभी जब आप सारी चर्चाएं हो रही थी, मेरे को यहाँ अपने विजय पाल जी बता रहे थे कि जब भी राय साहब इस क्षेत्र में आते थे तो यहाँ के विकास कार्यों के लिए कुछ ना कुछ हमेशा दे के जाते थे। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज
मैं अपने राजनीतिक जीवन का एक नई शुरुआत कर रहा हूं। अभी मैं वर्तमान में मंत्री भी हूं, विधायक भी हूं और एक जिम्मेवारी हमने प्रदेश के अंदर निभाने का हर संभव प्रयास किया। पिछले 15 महीने में हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये नहीं देखा ये भाजपा है, ये कांग्रेस है, ये कोई और दल है, ये कोई और इलाका है। हमने समानता के साथ पिछले 15 महीने में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करने का प्रयास किया। हिमाचल को सहयोग मिले इसके लिए केंद्र सरकार से भी पूरा तालमेल बनाया, वहां से सहयोग लाने का पूरा प्रयास किया और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि हमारे 15 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को 3650 करोड़ रुपए का सहयोग हम दिल्ली से लेकर आए और हिमाचल प्रदेश की सड़कों का नवीनीकरण का, अपग्रेडेशन का और नई सड़कों के निर्माण का कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर करीबन 2800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण जो है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये ऐसा नहीं है कि हमने अकेला किया है, सब लोगों के सहयोग से ये कार्य पूरा हुआ। अभी हाल ही में आपदा आई, हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री है आदरणीय जयराम जी वो हमको कोसते रहते हैं, मैं तो उनका मान सम्मान करता हूं, मगर उनको अपनी गिरबान में भी झांक कर देखना चाहिए। कहते हैं कि सरकार ने ये नहीं पूरा नहीं किया, वो पूरा नहीं किया। अरे भैया अभी तो 15 महीने हुए हैं सरकार में आए और आप हमारी सरकार के ऊपर, प्रदेश के ऊपर 85,100,000 करोड़ का 85,000 करोड़ का ऋण छोड़कर आप चले गए। ऊपर से कोई आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। कैसे इन कार्यों को पूरा किया जाए उसके लिए सरकार ने चिंतन किया। कैसे हम आत्मनिर्भर बने उसके लिए चिंतन किया। कैसे हम मजबूत बने, अपने कंधों के ऊपर अपने बैसाखियों को छोड़कर पांव पे चलना शुरू हो, इसके लिए मंथन किया गया। और इसलिए प्रदेश में जो हमारा वाटर सेस है वो लगाया गया। जितनी हमारे बिजली के संसाधन होते हैं, बिजली के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें वाटर सेस लगाया गया। और पहली बार करीबन 15-20 साल बाद जो आपके आबकारी नीति है, एक्साइज की पॉलिसी होती है, उसको ही तब्दीली की गई। पहले उसमें केवल कुछ परसेंट का सेस लगाकर कुछ परसेंट की बढ़ोतरी करके जो है हर साल एक्साइज पॉलिसी को लाया जाता था। इस बार एक्साइज पॉलिसी के ओपन ऑक्शन टेंडर्स करवाए गए हर जोन में, अलग अलग जो जोन है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और उससे करीबन 1600 करोड़ रुपए का प्रदेश सरकार को मुनाफा हुआ। ये पैसा आप लोगों के लिए इस्तेमाल होना है। जो चोर बाजारियां हो रही थी उसको बंद करके ये पैसा आपके हित के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कहां ये पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। हमने ये गारंटी दी थी कि महिलाओं को जब हमारी सरकार बनेगी हम महिला सुरक्षा पेंशन हर महिला को देंगे। हम उसको पहली महीनों में शुरू इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि प्रदेश सरकार की जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। उसके बाद आपदा का दौर आ गया, मगर अब सरकार ने 800 करोड़ रुपए का बजट, 850 करोड़ रुपए का बजट केवल प्रदेश की महिलाओं के लिए रखा है। और 6 जून से हर महिला को जनजातीय क्षेत्र में ये शुरू हो गया है, कुछ और इलाकों में भी, मंडी में भी कुछ महिलाओं को मिलना शुरू हो गया है। 6 जून से सब महिलाओं को जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, आजकल फॉर्म भरे जा रहे हैं। पहले तो मेरा निवेदन है कि जो आपके तहसील वेलफेयर ऑफिसर्स हैं वहां से आप फॉर्म फॉर्म को भरे और 6 जून से आपको अप्रैल और मई का 1500 रुपए की किश्त मिलाकर जो है 3000 रुपए हर महिला के खाते में सरकार डालना शुरू कर देगी। और जो हमने ये घोषणा महिलाओं के लिए करी थी उसको वचनबद्धता थी, ये कोई चुनावा
ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं था। इसको हमने कहा था कि हमारी गारंटी है और हम अपनी गारंटी को पूरा करेंगे, ये हमने पूरा किया। दूसरा, जो दूध का दाम बढ़ाया गया है, ये भी एक क्रांति प्रदेश में हमारे जो व्हाइट रेवोल्यूशन को लाने के लिए प्रदेश के अंदर लाया गया है। जो हमारे गाय का और भैंस का दूध है, पहले आपका इसका पहला हिमाचल ऐसा राज्य है जहां पर न्यूनतम मूल्य इसके लिए तय किया गया है 45 रुपए गाय के दूध के लिए और 60 रुपए भैंस के दूध के लिए, और इसको आने वाले समय में और बढ़ाया जाएगा ताकि हमारी महिलाओं के जो संसाधन है, जो आय के स्रोत है, उसमें वृद्धि आए। ये सोच हमारे सरकार की है जिस पे हम निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आपदा का मैं जिक्र कर रहा था, आज भाजपा की प्रत्याशी यहाँ पे आई तो हैं, आप लोगों का समर्थन मांग तो रही है, मगर जब आपदा आई, सदी की सबसे बड़ी आपदा आई हिमाचल प्रदेश के अंदर, मंडी जिला के अंदर, आपके कुल्लू जिला के अंदर, आपके किन्नौर जिला के अंदर, उस समय वो मोहतरमा कहां पे थी? ये सवाल आज आपको उन प्रत्याशी से भी पूछना है और भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना है। मैं तो ये भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या कोई और नेता नहीं था? जयराम जी अगर खुद नहीं लड़ना चाहते थे तो महेश्वर सिंह जी तो बड़े जो है वरिष्ठ नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, कई बार सांसद रहे, और खुद उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि मुझे टिकट, अगर जयराम जी ने नहीं लड़ना तो मुझे टिकट दिया जाए, मैं पार्टी को लिए मैंने इतना काम किया है, मुझे आखिरी बार जो है ये मौका मिलना चाहिए। वैसे ही भाजपा के जो दूसरे प्रत्याशी है, जो पहले रहे, पिछली बारी रहे, जो हार गए थे, ब्रिगेडियर कुशल ठाकुर जी, उनको भी जो है टिकट नहीं दिया गया। क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको मुंबई की नगरी से एक अभिनेत्री को यहां पर टिकट देने की क्या आवश्यकता पड़ी? ये आज हिमाचल की जनता पूछ रही है, ये आज भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के सवाल, जिस तरीके की चीजें आज सोशल मीडिया में निकल कर आ रही हैं, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता हूं। आप सब जानते हैं हर चीज सोशल मीडिया पर घूम रही है, सोशल मीडिया का जमाना है। क्या वो उनका चीजें रही हैं मुंबई में, क्या क्या उन्होंने वहां पे किया है, क्या क्या उन्होंने वहां पे सेवन किया है, ये सब चीजें आज हैं। हम अपने को एक और सनातन धर्म के लोग कहते हैं, देव समाज के लोग कहते हैं, और ऊपर से ये विडंबना है कि जो पार्टी ये कहती है कि हम हिंदुत्व का झंडा उठाकर आगे चल रहे हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया है जिनके खान पीन पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्या ये एक चिंता का विषय नहीं है? हम विकास की ओर तो आगे बढ़ रहे हैं, मगर साथ ही साथ एक सनातन के ऊपर जो प्रहार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है या भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, क्या आवश्यकता थी कि ऐसे व्यक्ति को, जिसको यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है? मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, सिराज के जितने भी मुख्य केंद्र है, चाहे वो आपका थाटा है, चाहे बाली चौकी है, चाहे थुनाग है, चाहे आपकी जंजैली है, चाहे छतरी है, मेरे साथ खड़े होकर अगर आप उनसे पूछेंगे कि सिराज के कितने इलाके हैं, वो नाम नहीं बता पाएगी आपको कि ये कितने इलाके सिराज के अंदर है। हम तो यहाँ पे लगातार लोगों के बीच में आते हैं, लगातार राजा वीरभद्र सिंह जी का एक लंबा रिश्ता आप लोगों के साथ रहा है। हम जयराम जी का सम्मान करते हैं, जयराम जी का मान सम्मान करते हैं, मगर ये चुनाव लोकसभा का है। ये चुनाव आपने आने वाले समय में अपना नेतृत्व तय करना है। आपने ये तय करना है कि कौन सा मजबूत नेतृत्व आपको यहाँ से चाहिए या एक मजबूर नेतृत्व आपको यहाँ से चाहिए। एक ऐसा नेतृत्व यहाँ से चाहिए जो खुद कह रहा है कि मैं तो चुनाव के बाद मेरी फिल्में पेंडिंग है, मैं तो वापस जो है मुंबई की ओर प्रस्थान कर दूंगी।
इस तरीके का क्या बात है? ये राजनीति है, ये समाज सेवा है, ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है कि दिन को आप मुंबई में हो, शाम को आप दिल्ली में हो और रात को आप जो है वो मंडी में आए। इस तरीके से काम नहीं चलता है। आज अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, आज अगर हम यहाँ के विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, हमने तो एक बाकायदा पूरा विजन रखा है। हमने टनल्स का निर्माण करवाना है, स्मार्ट सिटी का निर्माण करवाना है, हमने युवाओं को रोजगार देने की बात रखी है। हमने ये कहा है कि हम हर इलाके को सिराज के अंदर जो है वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करेंगे, सहयोग देंगे, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करेंगे, केंद्र से प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, सिराज के लिए लेकर आएंगे, आपके बागासरान के लिए लेकर आएंगे, बंजार के लिए लेकर आएंगे, हमारा जो द्रंग का इलाका है वहां के लिए लेकर आएंगे। और हमने पहले भी करके दिखाया है, ट्रैक रिकॉर्ड है कि जैसा मैंने आपको कहा कि मेरे 15 महीने के कार्यकाल में हम 3600 करोड़ के बजट केंद्र से लेकर आए हैं। वहां पे तो हमारी सरकार नहीं थी, मगर फिर भी हमने तालमेल बनाया, लोगों से मिले, अधिकारियों से मिले, मंत्रियों से मिले, क्योंकि हिमाचल के हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हिमाचल के हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं हो सकता है। आपने देखा जब भी देश की आंतरिक सुरक्षा की बात आती है, हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात रखी है। जब धारा 370 को कश्मीर के अंदर हटाया गया, हिमाचल से मैंने विपक्ष में रहते हुए, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए हमने ये कहा कि ये सही निर्णय है, धारा 370 हटना चाहिए, क्योंकि चाहे कश्मीर है, चाहे कन्याकुमारी है, चाहे देश का कोई भी कोना है, ये एक समान है। एक झंडा होना चाहिए, एक ध्वज होना चाहिए, एक नारा होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। और वैसे ही जब सनातन की बात आई, आज राम मंदिर की बात हो रही है, आज राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। हमने उस समय भी जब हमें निमंत्रण मिला 22 जनवरी का अयोध्या जाने का, और वो भी क्यों मिला? वो इसलिए मिला क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल के अंदर धर्मांतरण का कानून लेकर आए। हिमाचल में देव सदनों के मंदिरों के निर्माण को कार्यों को उन्होंने करवाया। मंडी के अंदर भव्य देव सदन का निर्माण करवाया। आपके कुल्लू के अंदर भव्य देव सदन का निर्माण करवाया। मंदिरों के नजरानों की प्रथा उन्होंने शुरू करी। दुशहरे में जो हमारे मंदिर के देवी देवता आते हैं, उनको नजराना देने की प्रथा सरकार के माध्यम से अगर किसी ने शुरू करी तो राजा वीरभद्र सिंह जी ने करी। और हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलेंगे, देव संस्कृति को भी बनाकर रखेंगे, देव समाज को भी बनाकर रखेंगे, और साथ ही साथ जो विकासात्मक कार्य है, जो हमारा विजन है, उस विजन को भी लोगों के बीच लेकर जाएंगे। चाहे उसमें सड़कों का निर्माण है, चाहे उसमें टनलों का निर्माण है, चाहे उसमें रोजगार के संसाधन है, चाहे उसमें कर्मचारियों की बात है, चाहे उसमें हमारे भूतपूर्व सैनिकों की बात है। आज हम सरका घाट में गए, जोगिंदर नगर में गए, जो मंडी का निचला छोर है, वहां पर बहुत से हमारे पूर्व सैनिक रहते हैं। हमने उनसे वादा किया है कि हम एक्स सर्विसमैन के लिए जो वहां पे अभी सीएसडी की कैंटीन है, उसको आने वाले समय में सीएसडी के डिपो में तब्दील करेंगे, ताकि ये बड़ी मांग उस इलाके के लोगों की है। वैसे ही वहां पर जो है सैनिक एकेडमी हमारे युवाओं के लिए बनाई जाए, ताकि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हमारे युवाओं के लिए भारतीय सेना में और आसान हो। और एक मांग जो बड़े लंबे समय से पेंडिंग है कि हिमाचल का एक अलग यूनिट इंडियन आर्मी में होना चाहिए। ये मसला सरकार, हिमाचल सरकार नहीं कर सकती है, ये केंद्र सरकार से उठना है। जब हर राज्य का अपनी टुकड़ी है, हर राज्य का अपना यूनिट है, पंजाब का अलग है, गोरखा राइफल्स अलग है, तो हिमाचल जहां पे सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट जहां से होती है, हमीरपुर से होती है, कांगड़ा से होती है, मंडी से होती है, तो हिमाचल का भारतीय सेना में अलग यूनिट क्यों नहीं हो सकता? इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं करता है? ये हमारा हक है, और ये कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं नहीं बोल रहा हूं, मगर हिमाचल का नाम
हर परिप्रेक्ष्य में आगे रहना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो भारतीय सेना है, चाहे वो हमारे कर्मचारी है, चाहे वो हमारे रिक्रूटमेंट्स जो आईएएस की होती है, एचपीएस की होती है, आईपीएस की होती है, उसमें कैसे हमने युवाओं को आगे लेकर जाना है, उसके ऊपर भी सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम 2 मिनट रुक जा भैया, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सकारात्मक तरीके से हर विषय को उठाएंगे। जहां पे समर्थन करना है समर्थन किया जाएगा, जहां पे विरोध करना है वहां पर विरोध किया जाएगा। अभी यहाँ पे महेंद्र जी एक शब्द का प्रयोग कर रहे थे, मैं शब्द भूल गया क्या बोल रहे थे, हैं? हाँ, चलो मैं करना नहीं चाहता, तो वो वाला काम मैं नहीं करूंगा। जो जहां पे मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए, समर्थन भी हो वो भी मुद्दों के ऊपर हो, विरोध भी हो वो भी मुद्दों के ऊपर हो, तथ्यों के ऊपर हो। अब हमारी कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी की, आज नामांकन भरा उन्होंने, उनको शुभकामनाएं, मगर नामांकन भी उल्टा पकड़ा दिया डीसी। अरे पीछे से जयराम जी आए, जयराम जी पीछे खड़े थे, पीछे आए, बोले ओहो अब ये भी काम मैं करूं, ये भी मैं बताऊं कि कागज कैसे पकड़ाते हैं। ये हाल है। मतलब जो व्यक्ति अपना नामांकन पत्र ढंग से नहीं पकड़ा सकता, वो आपको क्या चलाएगा? है ये तो अपशगुन हो गया, अपशगुन हो गया। क्योंकि नीयत नहीं है, सोच नहीं है, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। ये तो केवल क्योंकि आजकल आप जानते हैं गर्मियां हुई हुई है, नीचे बंबई में दिल्ली में गर्मी हुई हुई है, इसलिए यहाँ पर टाइम पास करने के लिए यहाँ पर आई हुई है, छुट्टियां मनाने आई हुई है। और डायरेक्टर किसको बनाया हुआ है अपनी फिल्म का? आदरणीय जयराम जी को। अब जयराम जी उनका स्क्रिप्ट लिखते हैं, रोज सुबह उनके कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं ये पकड़ के, जी ये आपके आज के डायलॉग है, ये आपकी आज की स्क्रिप्ट है, आपने ऐसे कपड़े पहनने हैं और ये स्टेज पे जाकर आपने ये भाषण देना है। तो ये हाल चल रहा है ना, उनको इलाके के बारे में कोई पता है। हमने तो जब मैंने नामांकन पत्र भरा 9 तारीख को भरा, सारा का सारा मैंने विजन रखा अपना कि ये हमारा इलाके के लिए, पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए ये हमारा विजन है। और कंगना जी से जब मीडिया वालों ने पूछा मैडम से कि आपका क्या विजन है, तो बोलती है, मोदी जी तो बोलती है, मगर बोलती है कि अभी हम एक डेवलपिंग देश है और डेवलपिंग देश में नेतृत्व का कोई भी विजन नहीं होता है। ये क्या मुद्दा हुआ, ये क्या बात हुई? आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और आपका कोई विजन ही नहीं है, आपका कोई सोच ही नहीं है कि आपने क्या काम करना है लोगों का। ये मजाक बना के रख दिया हुआ है। ऊपर से कह रही है कि 30वां जो हमारा 3rd वर्ल्ड वॉर, पहला आपको पता है कब हुआ था? 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। दूसरा कब हुआ था? 1937 में शुरू हुआ, 1945 में खत्म हुआ। पर ये चीजें तो कंगना जी को पता ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो कहती है कि देश हमारा 2014 में आजाद हुआ। तो अब कह रही है कि, बोल रही है चलो दोनों तो छोड़ दो, अब तीसरा विश्व युद्ध जो है वो हमने रुकवा दिया, मोदी जी ने रुकवा दिया। मोदी जी ने पुतिन को फोन किया रशिया में कि विश्व युद्ध को रोक दो। ये नहीं, शुक्र है ये नहीं बोला कि मैंने फोन कर दिया और मैंने रुकवा दिया, शुक्र है ऐसा नहीं बोला। अभी जैसे जैसे चुनाव का पारा बढ़ेगा, कोई भरोसा नहीं है कि बोल देगी कि मैंने जो है डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और वहां के अमेरिका के प्रेसिडेंट को फोन किया कि विश्व युद्ध को मैंने रुकवा दिया, क्योंकि अमिताभ बच्चन से बड़ी एक्टर तो वैसे ही बन चुकी है, तो ये काम भी कर सकती है। तो ये मजाक बन चुका है। क्या ये एंटरटेनमेंट का अखाड़ा थोड़ी है, ये राजनीति है, ये समाज सेवा है। यहाँ पे मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए, बिना मतलब की बातें जिनका कोई सिर नहीं है, जिनका कोई पैर नहीं है,
इस तरीके के लोगों का मनोरंजन आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उसके लिए वो मुबारक है। मैं इस पे ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और अंत में एक ही बात कहूंगा, और इस बात को बड़े गंभीरता से, बड़े ध्यान से सुने। मेरा परिवार आपके साथ सदियों से खड़ा था, मैं आपके साथ खड़ा हूं और जब तक जीवित हूं चट्टान की तरह आप लोगों के साथ खड़ा हूं, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। दिन हो या रात, सुख हो या दुख, अच्छे दिन हो या बुरे दिन, हम आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।